हम लोग एटलस स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ल्ड मैप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये अपनी ज्योग्राफी का। और अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो बोलता हूँ कि 30 से 40%, मिनिमम 30%, 40% जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस होते हैं वो एटलस से रिलेटेड होते हैं। कुछ तो डायरेक्टली होते हैं और कुछ इनडायरेक्टली होते हैं। और एटलस के बिना ज्योग्राफी तो पढ़ना बेकार होता है, तो इसलिए एटलस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन बातें बता रहा हूँ कि एटलस कैसे पढ़ो, ठीक है, और कहाँ से पढ़ो। पहली चीज, पहले तो कहाँ से पढ़ो। ठीक है, तो एटलस के लिए सबको पता है कि एटलस एक ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आता है, वो आप ले लो, सबसे अच्छा एटलस है। ब्लैक स्वान का भी एटलस आता है, वो भी अच्छा एटलस है, वो ले सकते हो आप। अगर नहीं ले रहे हो, कोई नहीं ले सकता है, तो आप एक फिजिकल मैप ले लो, वर्ल्ड मैप, बड़ा सा फिजिकल मैप, जहां भी आप पढ़ते हो वहां उसके सामने आप लगा दो फिजिकल मैप। एक मैप, भौगोलिक मैप लेना है आपको, एक तो वर्ल्ड मैप लेना है और एक इंडिया का मैप लेना है, दोनों। और आप अपने पास में एक हाईलाइटर रखो, जब भी कोई नई चीज देखो आप, तो वहां पर उसको हाईलाइट कर दो। ठीक है, तो पहले तो आपको ये, या तो स्टूडेंट एटलस लो ऑक्सफोर्ड का, या तो ब्लैक स्वान लेना है, या तो फिजिकल मैप लेना है। इन तीन में जो भी आपकी चॉइस हो। एटलस ले लो तो अच्छा है, नहीं ले सकते हो तो आप फिजिकल मैप ले लो। अच्छा, इसको छोड़कर एक चीज और, कि पढ़े 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 कैसे एटलस को। तो देखो, एटलस कभी भी ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन जैसा आप लेके बैठे हो 3 घंटे पढ़ रहे हो, कभी भी ऐसा मत करना। ये आपको एटलस कैसे पढ़ना है, हार्डली 10 to 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है दिन में। अगर आप कोई किसी भी कॉन्टिनेंट को देख रहे हो तो 10 मिनट आप देखो, एक दिन में देखा 10 से 15 मिनट, जो हाईलाइट की हुई चीजें वो देखी, आपने बंद कर दिया बस। नेक्स्ट डे आपने देखा, या उसके एक दिन बाद आपने देखा, फिर आपने देखा उस चीज को। हम लोग की विजुअल मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है। आप मूवी देखने जाते हैं, हम लोग सब कुछ याद हो जाता है। तो एटलस को वैसे याद करना है कि आपको दूसरे तीसरे चौथे दिन, वीकेंड पे आपको एटलस ओपन कर लेना है, सब हाईलाइट वहां पर आप देखते जाओ बस। आपको कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़े, मतलब एफर्ट नहीं करना है एक्स्ट्रा, बस आप देखते जाओ। और देखने से आपको एटलस वाली चीजें, बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी ना। तो एटलस हम लोग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अपना। पहली जो क्लास है इसमें तो एटलस के बारे में बेसिक्स है, इसमें किसी कॉन्टिनेंट के बारे में नहीं है, पर सिर्फ बेसिक चीजें हैं। तो देखते हैं हम लोग शुरुआत में। ये कुछ नाम हैं, और ये बहुत फेमस लोग हैं हिस्ट्री में। और हिस्ट्री वैसे भी मैं सब सब में डालता रहता हूँ, तो ये ज्योग्राफी में हिस्ट्री है, समझ लो मैप की हिस्ट्री है। तो कुछ नाम है, ये मैं बोल रहा हूँ, देखो इसमें नाम लिखे हुए हैं। ये है एनेक्सीमेंडर का नाम। एनेक्सीमेंडर एक ग्रीक फिलोसोफर था। उसके बारे में बोलते हैं कि उसने पहली बार, फर्स्ट टाइम, अर्थ की शेप बताई उसने। और उसने बताया अर्थ सिलेंड्रिकल शेप की है। गलत था, लेकिन ये 6th सेंचुरी बीसी की बात है, जब बुद्ध यहाँ पे थे तब की बात है। तब उसने पहला एक मैप ड्रॉ किया, लकड़ी पर, वुडन मैप ड्रॉ किया उसने, एनेक्सीमेंडर ने। और उसने बताया कि अर्थ सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। ठीक है, तो नाम कभी कभी पूछ लेते, फर्स्ट वर्ल्ड मैप किसने ड्रॉ किया था। वैसे भी फिलोसोफर अच्छा है, पॉलिटिकल साइंस में लोग पढ़ते भी हैं इसको। दूसरा नाम, इरेटोस्थेनस का नाम, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी भी बोला जाता है इरेटोस्थेनस को। ठीक है, ग्रीक फिलोसोफर ये भी था। इरेटोस्थेनस के बारे में एक दो चीजें जैसे आपको पता हो, एक तो ये लाइन मैंने बोल दी, फादर ऑफ ज्योग्राफी बोलते हैं इरेटोस्थेनस को। और इसने इसके बारे में बोलते हैं कि इसने प्लैनेट्स को, एक दो प्लैनेट्स को देख के, ऑब्जर्व करके अर्थ की सरकमफेरेंस को कैलकुलेट किया, पृथ्वी की परिधि क्या है। 2nd सेंचुरी बीसी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उस टाइम कैलकुलेट करना अर्थ की सरकमफेरेंस को, परिधि को। और काफी हद तक सही कैलकुलेट किया था इसने। कुछ लोग इसको क्रेडिट भी देते हैं कि जो है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट है ना, अक्षांश देशांतर रेखाओं का कॉन्सेप्ट, वो भी इरेटोस्थेनस ने दिया, शुरू किया। ठीक है, इमेजिनरी लाइन से, काल्पनिक रेखाएं हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, पर नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फादर ऑफ ज्योग्राफी है। तीसरा तो सिर्फ मैंने बुक डाल दी क्योंकि इसने पहली बार एक सोफिस्टिकेटेड मैप बनाया है अपनी बुक में, टॉलमी। टॉलमी बहुत फेमस है, सबने नाम भी सुना होगा हिस्ट्री में जो पढ़ते हैं। अलेक्जेंड्रिया में रहता था, अलेक्जेंडर के बाद में, अलेक्जेंडर ने जैसा पूरा अफ्रीका और नॉर्दर्न अफ्रीका जीत लिया, एशिया जीत लिया ऊपर का, तब इजिप्ट में उसने अलेक्जेंड्रिया अपनी कैपिटल बनाई, वहीं पे रहता था टॉलमी। उसने एक ज्योग्राफी का नाम के से बुक लिखी। बुक ही बहुत पूछ ली जाती है, ज्योग्राफी नाम की बुक किसने लिखी ना। तो टॉलमी ने पहला, लेकिन इसका भी जो मैप था, वर्ल्ड मैप था, वो सिर्फ यूरोप यूरोप का था। उसके बारे में बोलते थे इसको भी नहीं पता था कि कौन सी चीजें कहाँ हैं। इसको नहीं पता था अंटार्कटिका कोई जगह भी है, ऑस्ट्रेलिया कोई जगह भी है, उस टाइम पे कुछ नहीं पता था। ये नाम इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा।
क्योंकि इसको फादर ऑफ कार्टोग्राफी बोलते हैं, मैपिंग का जनक जेरार्डस मर्केटर। ये बेल्जियम का सेलर था, नाविक था। अच्छा, ये 16वीं सेंचुरी की बात है, जब विज्ञान बढ़ चुका था आगे, लोग बाहर निकल चुके थे, नए बड़े बड़े जहाज शिप्स बनाए गए थे, लोग दुनिया घूम रहे थे। उस टाइम पे ये बेल्जियम का सेलर, इसने पहला मॉडर्न मैप ड्रॉ किया, इसलिए इसको फादर ऑफ कार्टोग्राफी बोलते हैं, जेरार्डस मर्केटो को। एटलस शब्द का इस्तेमाल भी सबसे पहले इसने किया था। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछा यूपीपीसी में पूछा गया, एटलस वर्ड का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया। ठीक है, एक नाम मैंने और डाल दिया कि ये भी कई बार क्वेश्चन, और खासकर यूपीएससी में, यूपीपीसी वालों ने कई बार इसको पूछा है, मेजर जेम्स रेनल का। इसने इंडिया का पहला एक्यूरेट मैप बनाया था। ठीक है, इसलिए ये सब नाम है, 4-5 नाम एक साथ में मैंने रख दिए, आपको नाम याद होने चाहिए कि किसने क्या काम किया एटलस स्टार्ट करने से पहले। तो ये तो कुछ नाम थे। अच्छा, अब एक चीज और, सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जब एटलस ड्रॉ किया जाता है, जब मैप बनाए गए, अच्छा आप सबको पता है, देखो मैप, अगर कोई पहाड़ बना है तो वो तो पहाड़ को आप एक पेज पे बनाने जा रहे हो तो 2 डायमेंशनल में बनाओगे, आप 2D में बनाओगे, 3 डायमेंशनल तो है नहीं, कैसे आप बना दोगे सही से दिख जाए सब कुछ। तो 2D में अगर कोई ऐसी चीज बनानी है, पहाड़ है, नदी है, तो उसको आप कैसे दर्शाओगे, दिखाओगे कैसे मैप में, इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए। ठीक है, और उन रूल्स से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं आइसोलाइंस। ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी खूब फैक्चुअल क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इन लाइंस में। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि पीसीएस और रिव्यू ऑफिसर तो ऐसे एग्जाम्स हैं जो हर साल, कभी कभी एक साल मिस कर दे तो अगले साल, ऐसा कभी नहीं होता कि वो आइसोलाइंस के बारे में पूछते ना। आइसोलाइंस देखो होता क्या, नाम हिंदी नाम सही है, समान रेखाएं, इक्वल वैल्यू वाली लाइंस। समान मतलब किसी भी चीज का अगर मान समान है, वैल्यू समान है, और उस समान वैल्यू को मिलाने वाली लाइन है, तो उसको आइसोलाइन बोलेंगे। जैसे अगर ये कोई पहाड़ है ऐसे, तो ये हाइट बराबर है, तो इस हाइट बराबर हाइट को मिलाने वाली लाइन एक आइसोलाइन कहलाएगी, इक्वल हाइट को मिलाने वाली लाइन होगी, समान रेखाएं। तो डेफिनेशन यही है, सेम वैल्यू को मिलाने वाली लाइन समान रेखाएं कहलाती है। इन आइसोलाइंस के रूल्स, ये कुछ रूल्स हैं, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। रूल्स मैं बाद में बताता हूँ, पहले आपको एक आइसोलाइन देखो समझो, उसके बाद में ये रूल्स तो बस पढ़ने आपको याद होते चले जाएंगे अपने आप। देखो, ये वाली जो आइसोलाइंस है, ये ये लाइंस जो हैं, इनको, ये एक हिल है, पहाड़ी है, और इस पहाड़ी पर हाइट की लाइंस बनाई गई हैं। ठीक है, आपको देखो ये सर्कुलर सर्कल लग रहा होगा, सर्कल भी एक लाइन होती है, पता है लाइन कैसी भी हो सकती है, तो मैथ में पढ़ा होगा ये चीज कि, तो देखो ये हाइट है, ये देखो अगर आप सोचो मीटर में ले लो तो 2000 मीटर पे यहाँ पर ये एक ऐसी हाइट की बनाई गई है। ऊपर चढ़ोगे तो 2250 मीटर, 2500 मीटर, 3750 मीटर, ऐसे ऐसे आप बनाते चले जाओगे, और बिल्कुल टॉप पे पहुंचोगे 3500 मीटर, ये वाला बन गया। तो अगर आपको कहीं पर ये वाली पहाड़ी ड्रॉ करनी है ना, तो आप बस ऐसे ऐसे कर दोगे और उसकी हाइट लिखते चले जाओगे, वो पहाड़ी ड्रॉ हो जाएगी। इस शेप की अगर आप बनाओगे तो पता चल जाएगा कि ये पहाड़ एक ड्रॉ किया गया, वहां माउंटेन ड्रॉ किया गया, हिल को ना। तो ये लाइंस है। अब देखो लाइन के रूल देखो, समझो आप जो भी लिखे थे कि आइसोलाइन के रूल क्या होंगे। आइसोलाइंस आर ड्रॉन एट रेगुलर इंटरवल, पता है सब बिल्कुल फिक्स अंतराल पे ड्रॉ की जाएंगी आइसोलाइंस। अगर ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है ना, तो फिक्स अंतराल पर जितनी भी आप गैप लेना चाहते हो उतना ले लो आप। अगर 250 मीटर का गैप लिया है, उस 250 मीटर पे ड्रॉ कर दी गई है। आइसोलाइंस आर ऑलवेज क्लोज लाइन, हमेशा क्लोज लाइन होती हैं, बिल्कुल क्लोज लाइन होती है, क्लोज लाइन। ठीक है, आइसोलाइन नेवर क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को कभी कट नहीं करती आइसोलाइंस, समान रेखा एक दूसरे को कट नहीं करती, कट करेंगी नहीं। अगर आपने एक 2000 पे बना रखी है, 2000 मीटर पर, एक 3000 मीटर पे बना रखी है, तो ये लाइन कैसे आपस में कट करेगी, असंभव जी, इम्पॉसिबल है ना? कभी कट नहीं करती। बेसिक चीजें हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जब आते हैं तो बहुत टफ होते हैं, स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं। आइसोलाइंस आर क्लोज टुगेदर, दे आर, अच्छा ये पॉइंट बड़ा अच्छा है, समझना देखना, कि अगर आइसोलाइन पास पास में है, यहां पर अब देखो, यहां पर और यहां पर बहुत पास पास में आइसोलाइंस हैं, तो इसका मतलब वैल्यू बहुत जल्दी रैपिड चेंज हो रहा है, बहुत तेज चेंज हो रहा है। और अगर दूर दूर है तो इसका मतलब स्लो चेंज हो रहा है। अपने आप सोचो, हमने 250 का डिफरेंस लिया था, 250 का, 250 मीटर का एक आइसोलाइन, 250 मीटर पे बना रखी है। तो यहाँ पर अगर आप मान लो पास पास है, इमेजिन करो, तो यहाँ पर हो जाएगा 3750, 3750, उसके ऊपर आप लेके जाओगे तो फिर जोड़ दोगे 4000 हो जाएगा यहाँ पर।
पास पास में लाइन हो गई, इसका मतलब 250 मीटर की ऊंचाई बहुत जल्दी चेंज हो रही है, स्टीप। तो जैसे ये लाइंस पास में आएंगी, पास वाली लाइंस ये शो करती हैं कि वहां पर वैल्यू बहुत स्पीड में चेंज हुई है, या अगर पहाड़ की बात चली तो ऊंचाई बहुत स्पीड में बढ़ी है, और अगर लाइन दूर दूर में है तो इसका मतलब वो स्लोली, धीरे धीरे वो पहाड़ की ऊंचाई बढ़ी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है कि आइसो लाइंस अगर पास में है तो रैपिड चेंज दिखाती हैं, दूर है तो धीरे धीरे दिखाती हैं। और लास्ट पॉइंट है, अगर आइसो लाइंस क्लोज लाइंस है तो उनके उसके अंदर की जो वैल्यू होगी वो बाहर की वैल्यू की या तो ऊपर होगी या तो नीचे होगी, हायर होगी या लोअर होगी। इसमें कुछ नहीं, अगर पहाड़ की देखो 2000 वाली ये लाइन है, इसके ऊपर वाली वैल्यू या तो 2250 होगी, और यही अगर हम किसी ओशन के लिए ड्रॉ कर रहे होते तो उस ये नीचे गहरी हो जाती, 2250 की जगह और कम हो जाती है। ठीक है, तो ये मतलब किसी भी आइसो लाइन के ऊपर वाली लाइन या नीचे वाली लाइन या तो उससे हायर होगी या तो उससे लोअर होगी। तो ये 4-5 पॉइंट हैं, और इन पॉइंट से स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत बनाए जाते हैं। कुछ आइसोलाइन सममान रेखाओं का नाम। अब देखो जो सबसे अच्छा क्वेश्चन इसमें बनता है वो ये वाला, और ये कोई क्वेश्चन है भी नहीं, आपको बस नाम देखने हैं कि इन आइसोलाइंस के नाम पूछे जाते हैं कि कंटूर लाइन किसको। अच्छा, ये एक चीज ये याद रखना है, इनमें हिंदी मैंने लिख तो दी है लेकिन हिंदी पूछी नहीं जाती है। आप हिंदी का भी पेपर हिंदी मीडियम उसमें भी दोगे तब भी वो वर्ड इंग्लिश में ही लिखा होगा कि कंटूर लाइंस किनको बोलते हैं। कंटूर रेखाएं ये समोच्च रेखाएं हैं, मतलब पृथ्वी पर समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा क्या हो जाएगी, जो इक्वल हाइट वाले प्लेस हैं उनको मिलाने वाली रेखा कंटूर लाइन बोली जाएगी, समोच्च रेखा। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे पहाड़, ऐसे आइसोबाथ सम गंभीरता रेखा, इक्वल डेप्थ बिलो वाटर, पानी के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोबाथ। आइसोबार, बार तो सबको पता ही है, प्रेशर का यूनिट होता है, दाब की यूनिट होती है। तो आइसोबार पृथ्वी पर इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब को मिलाने वाली रेखा आइसोबार्स हो जाएंगी। आइसोथर्म, थर्म पता है सबको, टेम्परेचर का मतलब होता है। तो पृथ्वी तल पर समान स्थान, वो स्थान जहां पर समान ताप है, टेम्परेचर है, उनको मिलाने वाली लाइंस आइसोथर्म होंगी। आइसोहेलिन, हेलिन सैलिनिटी से बना है, सैलिनिटी मतलब लवणता, खारापन कैसा है, तो समुद्र के अंदर जहां पर इक्वल खारापन है, बराबर खारापन है, उन जगहों को मिलाने वाली लाइन आइसोहेलिन कहलाएगी। आइसोहेल, आइसोहेल सूर्य, देखो हेलियो सूर्य का एक नाम है, तो सूर्य ताप, सनसाइन ये वर्ड है कि पृथ्वी पर उन जगहों को जहां पर इक्वल सूर्य ताप, समान सनरेज आ रही हैं, उनको मिलाने वाली जगह। आइसोह्यूम, ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता, पता है सबको, आर्द्रता मतलब हवा में कितनी नमी है, तो ऐसी जगहों को मिलाए जहां पर समान आर्द्रता हो, आइसोह्यूम। आइसोहाइट, प्रिसिपिटेशन, रेनफॉल, समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली लाइन। और लास्ट है आइसोनेफ, सम मेघ रेखा, उन जगहों को जहां पर इक्वल क्लाउडीनेस है, क्लाउडीनेस मतलब समान बादल रहते हैं, उन जगहों को मिलाने वाली लाइन आइसोनेफ कहलाती है। तो ये कुछ लाइंस हैं जो पूछी जाती हैं, आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट हुआ इसमें, जो पढ़ने एटलस को समझने में हमने किया। अब हम लोग देखें, अभी फिर से देखो, अभी अभी भी हम कॉन्टिनेंट स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ बेसिक चीजें अभी भी बची हुई हैं। देखो सबको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये है वर्ल्ड अपना अभी के टाइम पे, पता है कि हमारे पास क्या है, 7 कॉन्टिनेंट है और 5 ओशन है, ग्रेट ओशन, 7 महाद्वीप और 5 महासागर। कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, देखो सबको पता है, ये नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका है, साउथ अमेरिका, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, इसको ओशिनिया भी बोल देते हैं ऑस्ट्रेलिया को, और नीचे ये यहां पर है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ये 7 ओशन, और इसके बीच में 5 महासागर हैं, आपको पता है, इधर भी प्रशांत है, पैसिफिक, और ये भी पैसिफिक है, सबको पता है, गोल है वो सब, दोनों तरफ है, बीच में ये अटलांटिक है, अटलांटिक, यहां पर इंडियन ओशन ये रखा है, ऊपर आर्कटिक है, ये देखो आर्कटिक, और ये यहाँ पर अंटार्कटिका के चारों तरफ, ये यहाँ पर सदर्न ओशियन, इसको नाम दिया गया दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशियन, ओशियन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गए, 7 महाद्वीप और 5 महासागर, और इन्हीं 7 कॉन्टिनेंट्स को हमको क्या करना है, पढ़ना है।
इसको पढ़ने से पहले, ठीक है चलो देखो, एक कॉन्सेप्ट हमें और पढ़ना है, फिर हम लोग अपने कॉन्टिनेंट स्टार्ट करेंगे। और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। वैसे भी ज्योग्राफी जो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसमें पढ़ते हैं, लेकिन एटलस में भी आपको पता होना चाहिए। एक ये कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपीय विस्थापन, ये अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। इसका नाम भी पूछते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया। अल्फ्रेड वेगनर, इसने ये कॉन्सेप्ट दिया। ये कॉन्सेप्ट है क्या समझना, इसने बोला कि जो कॉन्टिनेंट है, जो 7 महाद्वीप है ना, वो एक जगह पे नहीं रहते, वो इधर उधर विस्थापन ड्रिफ्टिंग करते रहते हैं। मतलब जहां पर है पहले वहां पे नहीं थे, इसका मतलब। तो इसने देखो, इसकी थ्योरी क्या है, देखो अभी ऐसी सिचुएशन है, नॉर्थ, अभी मैंने बताया 7 कॉन्टिनेंट है, अभी प्रेजेंट टाइम में ऐसी हालत है। लेकिन अभी से 100 मिलियन साल पहले कुछ ऐसा था, उससे भी पहले 150 मिलियन साल पहले ऐसा था, और जब बिल्कुल पहले आप चले जाओगे तो ये सब एक में जुड़े हुए थे, और इनको इसने नाम दिया पैंजिया। इस सुपर कॉन्टिनेंट को नाम दिया गया पैंजिया। ये सिर्फ नाम पूछ लिए जाते हैं कि जब सभी कॉन्टिनेंट महाद्वीप एक में जुड़े हुए थे उसका नाम क्या था, सुपर कॉन्टिनेंट का नाम पैंजिया। और इसके चारों तरफ ये जो पानी है इसको पैंथेल्सिया बोला गया। पैंजिया नाम, पैंजिया ये है, और इसके चारों तरफ का पानी पैंथेल्सिया। ठीक है, फिर इसने बोला कि ये कॉन्टिनेंट ब्रेक होने से, अच्छा ब्रेक होंगे क्यों, इसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा कि ऐसा हो क्यों रहा है कारण। पहले अभी बस देखो ये ब्रेक हुआ, तो पहला जो ब्रेक हुआ ये 2 हिस्सों में हुआ। ऊपर वाला बन गया नॉर्थ वाला लॉरेशिया, और साउथ वाला बना गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड पूरा नाम है इसका। इंडिया ये वाला हिस्सा है गोंडवाना लैंड का, ये जो हिस्सा दिख रहा है। कभी कभी ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इंडिया इनमें से किसका पार्ट था, नॉर्थ का या साउथ का। साउथ गोंडवाना लैंड का, क्योंकि अभी आप देखो, अभी इंडिया ऊपर की तरफ है, मतलब अगर ये इक्वेटर, ये वाली लाइन है भूमध्य रेखा, ये इक्वेटर है, तो पहले इंडिया इधर था इक्वेटर के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में, सदर्न हेमिस्फीयर में। अब इंडिया इक्वेटर के ऊपर है उत्तरी गोलार्ध में। इंडिया का जो लैंड मास है, जो एरिया है, वो सबसे ज्यादा भागा है, साउथ से बिल्कुल पूरा भाग के नॉर्थ की तरफ आ गया। तो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, इसके बीच में ये जो पानी है इसको टेथिस सी नाम दिया गया। टेथिस महासागर, जहां जिसकी जगह पर हिमालय बना, जब इंडिया वाला हिस्सा ऊपर आके टकराया तो ये ऐसे हिमालय बन गया वहां पर। ये प्लेट का कन्वर्जेंस होता है, ये हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, डाइवर्जेंट प्लेट, कन्वर्जिंग प्लेट्स ना, ये कॉन्सेप्ट। तो ऐसा हिस्सा था, फिर ये वाला ऐसा ब्रेक हुआ, और फिर अभी हम यहाँ पर हैं जो मैं बता चुका हूँ। सब नहीं बनाने, ये नाम लिखना होता है पैंजिया, पैंथेल्सिया, लॉरेशिया, गोंडवाना लैंड, टेथिस सी, और उसके बाद में सीधे ये वाला जो अभी प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन में है हम लोग। ये इस कॉन्सेप्ट को इसने क्या बोला, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, महाद्वीपीय विस्थापन। कैसे कैसे महाद्वीप एक दूसरे से अलग हुए, ठीक है, महाद्वीप। अच्छा उसको उसने, ये फर्जी थियरी नहीं है कि खाली गेस किया है, इसने प्रूफ किया, और प्रूफ बड़े अच्छे हैं इसके, पूछे भी जाते हैं ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस बेस वगैरह में कि भाई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को आप एक्सप्लेन करिए कैसे हुआ। देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एक्सप्लेन क्या किया उसने, बड़ी सिंपल एक्सप्लेनेशन है। एक तो उसने बताया कि जिक्सा फिट वाला, बच्चों के खिलौने होते हैं, तोड़ दो फिर उनको सेट करो, मिलाओ। तो इसने बताया देखो साउथ अमेरिका को इधर ले जाओ, यहाँ सेट हो जाएगा इस जगह पर। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका को इधर ले आओ, यहाँ पे सेट हो जाता है। वो यूरोप को इधर ले आओ, इधर सेट हो जाएगा, और बिल्कुल आप ऐसे इसके जैसा बन जाएगा, बिल्कुल सर गोल तो नहीं बनेगा, तो गोल था ही नहीं। तो ये सब जुड़ जा रहे हैं आपस में। तो जिक्सॉ पजल वाला उसने बताया एक लॉजिक, ये फिट हो जाता है। उसको भी प्रूफ किया उसने, कैसे कि अफ्रीका के वेस्टर्न कोर्स, इस पश्चिमी तट पे जो जो जीवाश्म फॉसिल मिलेंगे आपको, वही फॉसिल आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही इंडिया के पश्चिमी हिस्से में यहाँ जो मिल रहा है केरल की तरफ, वहां वो मेडागास्कर में मिल रहा है। कई सारी स्पीसीज पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की, वो वहां पाई जा रही है, वो यहाँ पाई जा रही है। इतना बड़ा ओशन है, कैसे पहुंच गया, तो प्रूफ मिलता है कि पहले मिले हुए थे। ऐसे ही मिनरल्स, खनिज होते हैं, जो खनिज इधर मिल रहे हैं यहाँ पर अफ्रीका में, वो ब्राजील के कोस्ट पे इधर मिल रहे हैं ना। तो उसने प्रूफ किया कि ये सब, ये चीजें, ये कॉन्टिनेंट पहले जुड़े हुए थे और बाद में इसमें ब्रेक हुआ। अच्छा अब मैं बस, मतलब एक बस थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करता ऐसा हो क्यों रहा था।
इसका होने का कारण था अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर। ये हम कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा डीप में पढ़ते हैं अंदर जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर पता है सबको, ये अर्थ है, अर्थ की रेडियस है 6378, लगभग किलोमीटर, लगभग 6400 किलोमीटर की रेडियस है। इसमें पहले क्रस्ट पड़ती है, क्रस्ट 30 किलोमीटर तक लगभग, कहीं पे 30 से 100 लिखा होता है, फिर मेंटल पड़ती है, फिर कोर है हमारी 2900 किलोमीटर तक मेंटल है, फिर कोर है। और हमें पता है कि ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसको हम स्थल मंडल बोलते हैं, स्थल मंडल, जहां पर ये ठोस जमीन है जहां हम लोग रह रहे हैं, इसको लिथोस्फीयर बोला जाता है। लिथोस्फीयर ये 200 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक ऊपर से जहां हम लोग रह रहे हैं यहां से 200 किलोमीटर तक का हिस्सा लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। और उसके नीचे सब कुछ मैग्मा की फॉर्म में, लावा की फॉर्म में, ठीक है। और सबको पता है पृथ्वी एक अपनी एक्सिस पर एक चक्कर 24 घंटे में लगा देती है, 24 आवर में एक चक्कर पूरा। तो जब पृथ्वी घूमती है ना तो उसके अंदर का वो मैग्मा वो सब घूमता है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं वहां पर, और वो लावा जो है इतनी हीट जनरेट होती है वो ऊपर निकलने की कोशिश करता है, और जब ऊपर वो क्रस्ट को फाड़ कर निकल पाता है उसी को वोल्केनो बोलते हैं हम लोग, ज्वालामुखी बोलते हैं। और ये ज्वालामुखी जो बड़े वोल्केनोज होते हैं यही क्या करते हैं, क्रस्ट ब्रेक कर देते हैं। क्रस्ट ब्रेक करते हैं मतलब कॉन्टिनेंट ब्रेक हो गया। अपने आप सोचो, आप अगर अभी यहाँ पे अफ्रीका के बीच में कोई बड़ा वोल्केनो निकला है, बहुत बड़ा वोल्केनो ज्वालामुखी, इसको तोड़ देगा बिल्कुल, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे हिस्सा हो जाएगा। वैसे ऐसा बहुत इम्पॉसिबल चीज है, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम, कॉन्टिनेंट के बीच में वोल्केनोज नहीं आएंगे, लेकिन अगर इमेजिन करो आ जाए तो कॉन्टिनेंट को इसको ब्रेक कर देगा। तो ऐसे ही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग हुई। अभी भी बोलते हैं कि ऑन एवरेज 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर, ये कभी कभी पूछ भी लेते हैं, 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से कॉन्टिनेंट मूव करते हैं इधर से उधर। अच्छा 2.5 सेंटीमीटर कितना होता है, इतना होगा जाके 2.5 सेंटीमीटर, हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन जब ये लाखों करोड़ों साल में देखा जाता है तब पता चलेगा एक कॉन्टिनेंट कितने किलोमीटर इधर से उधर चला गया। और यहाँ पर मिलियन ईयर्स की बात हो रही है, मिलियन मतलब 1 मिलियन मतलब 10 टू पावर 6 आप ऐड कर दो, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग है जिससे ये कॉन्टिनेंट हमारे बने, 7 कॉन्टिनेंट बने। नाम याद रखना है, अल्फ्रेड वेगेनर का कॉन्सेप्ट है। अच्छा ये अभी 7 कॉन्टिनेंट हमारे हैं ये वाले, और ये नंबरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे है। हम लोग ऐसे ही कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे, देखो ये एरिया वाइज नंबरिंग है। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट अपना एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 साउथ अमेरिका, नंबर 5 अंटार्कटिका, नंबर 6 यूरोप, और लास्ट ऑस्ट्रेलिया। कॉन्टिनेंट को एरिया के उसमें आपको लिखना भी है, ऐसे ही लिख देना है, और हम लोग यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे लेकिन बैकवर्ड। हम लोग सबसे पहले सबसे छोटा कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया, फिर हम लोग यूरोप पढ़ेंगे, फिर अंटार्कटिका, फिर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, और सबसे लास्ट में एशिया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग 7 कॉन्टिनेंट्स अपने कवर करेंगे, ठीक है।